लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, लीगल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम लीगल लीजेंड में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद साहब हैं। सलमान साहब, आपका स्वागत है लीगल रिपोर्टर के प्रोग्राम में। सलमान साहब, थोड़ा सा बताइए, एक तो आप अर्ली स्टेज बताइए, जन्म कहाँ से रहा, फादर क्या करते थे, ये थोड़ा सा जी। दिलचस्प बात है। मेरा जन्म जो हुआ वो अलीगढ़ के वाइस चांसलर के घर में हुआ जी। मेरे नाना उस समय वाइस चांसलर थे अलीगढ़ के, और मेरी वालदा, मेरी माता जी वहीं रह रही थी। तभी 1 जनवरी को 1953 में मेरा वहीं पर जन्म हुआ था जी। और वो एक रिश्ता अलीगढ़ से है, जन्म का रिश्ता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अलीगढ़ में पढ़ने का मौका नहीं मिला, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं मिला। एक बहुत आलीशान यूनिवर्सिटी है, लेकिन बस जो जन्म का रिश्ता है वो है वाइस चांसलर के घर से है। और एक तवारीखी एक रिश्ता हो गया। तो इसलिए जब भी मैं अलीगढ़ जाता हूँ तो कहीं ना कोई किसी बहाने से जी मैं इस बात का जिक्र ज़रूर कर देता हूँ कि मुझे कुछ हक़ है अलीगढ़ पर, और अलीगढ़ को मुझ पर कुछ हक़ है। और कोशिश ये रही है कि उसको किसी न किसी तरह से उस हक़ को अदा कर सकें, उस हक़ को बरकरार रख सकें। तो बाकी फिर बाद में प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन वो सब दिल्ली से हुई। दिल्ली में कुछ अरसे के लिए पटना में मेरे नाना उस वक्त गवर्नर थे पटना, तो हमको पटना भेजा गया था पढ़ाई के लिए। लेकिन ज़िद करके मैं वापस दिल्ली आया अपने पेरेंट्स के साथ, और दिल्ली पब्लिक स्कूल में फिर रहा। दिल्ली पब्लिक स्कूल में 11वीं की क्लास तक दिल्ली पब्लिक स्कूल में रहा। सेंट स्टीफेंस कॉलेज आया, वहाँ बीए किया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड गया, ऑक्सफोर्ड में मैंने लॉ किया, 2 डिग्रीज लॉ की। फिर वहाँ 3 साल के लिए मैंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया। फिर वापस यहाँ आया। यहाँ आकर इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके दफ्तर में काम किया साल भर। उसके बाद फिर डीपी सिंह साहब थे, आर.के. गर्ग साहब थे, उन लोगों के साथ फिर और उस चेंबर में उस वक्त एडवार्डो फिलेरो थे, मार्गरेट एल्वा थी, और फिर और लोग भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी वहाँ से बने उस चेंबर में। वहाँ आकर वहाँ से मैंने तो सीनियर एडवोकेट का जिनका आपने नाम लिया, गर्ग साहब का जी, अब वो आपके पहले सीनियर थे? मेरे सीनियर, हाँ, उनके साथ भी काम किया। लेकिन जो उनके पुराने दोस्त और पुराने पार्टनर उनके डीपी सिंह साहब थे, जिनके साहबजादे अब प्रैक्टिस करते हैं। और लेकिन इस बीच मैं आपसे थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था कि लॉ में आने का कैसे, मतलब लॉयर बनने का कैसे? लॉयर तो बनना ही था। अच्छा, लॉयर शुरुआत से ही बनना ही था जी। तो वो मेरे जहन में बचपन से 2-3 बातें थीं। एक बात ये थी कि वकील बनना है, एक बात ये थी कि एयरफोर्स का अफसर बनना है जी। और एक बात ये थी कि पॉलिटिक्स में जाना है। तो 3 में से 2 बातें पूरी हो गई। एयरफोर्स का ऑफिसर में नहीं बन पाया, लेकिन लॉ में आने का इरादा हमेशा से था। तो और कोई ऑप्शन नहीं था, लॉ में ही आना था, और मैं लॉ में ही, इसीलिए लॉ की पढ़ाई की और उसके बाद लॉ में आ गया। तो सीनियर के साथ, मतलब जब आपने काम शुरू किया तो उनके साथ एक तो खास क्या सीखने को मिला शुरुआती? देखिए, सीखने को, अब गर्ग साहब तो उस वक्त हमारे सुप्रीम कोर्ट में एट द टॉप थे जी, और उनका अपना ही यूनिक स्टाइल था। गर्ग साहब का लेफ्ट विंग थे, लेबर के लिए बहस करते थे, सिविल लिबर्टीज़ के लिए बहस करते थे। डीपी सिंह उनके बिल्कुल ऑपोजिट थे। डीपी सिंह बहुत शालीन, बहुत सुलझे, बहुत सुकून से, इत्मीनान से बहस किया करते थे। लेकिन जिस तरह से एक जूनियर की ट्रेनिंग होती है, वैसी मेरी ट्रेनिंग कभी नहीं हो पाई। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि मैंने शुरू से ही पहले दिन से ही कहीं ना कहीं कोई केस खुद करना शुरू किया, कहीं कुछ खुद खड़ा हो गया, कहीं लोअर कोर्ट में चला गया, कहीं हाई कोर्ट में चला गया। तो इक्का दुक्का एक ऐसे केसेस थे जिसमें लंबे अरसे तक मुझे गर्ग साहब के साथ या डीपी सिंह साहब के साथ काम करने का मौका मिला। वक्त उनके साथ काफ़ी गुजारा। तो शुरुआत में दिमाग में क्या था? वो लोग भी
पॉलिटिकली एक्टिव थे। डीपी साहब राज्यसभा के एमपी थे, गर्ग साहब कम्युनिस्ट मूवमेंट में बहुत पेश थे। तो इसलिए बहुत जगह पॉलिटिकल इवेंट्स में जाने का मौका मिला। जो जजेस आया करते थे, जैसे कृष्णा आया करते थे उनके जलसों में, उनकी जो बुक रिलीजेस होती थी और उनके डिस्कशंस होते थे, उसमें वो लोग आया करते थे। जस्टिस भगवती, जस्टिस चिन्नप्पा रेड्डी, जस्टिस कृष्णा आयर, जस्टिस देसाई, तो जो लेफ्ट विंग के सोशलिस्ट मेंटालिटी के जजेस थे वो अक्सर उनके उसमें आते थे फंक्शंस में। तो उन लोगों के साथ बैठना, देखिए ऐसा था कि मैं जब ऑक्सफोर्ड में था तो मैंने बहुत वहाँ वक्त दिया जूरिस्प्रूडेंस पर। जूरिस्प्रूडेंस करने का मतलब ये है कि यूर ऑटोमेटिकली खिंच के आते हैं टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वो जो टेक्निकल टाइप होता है वो नहीं, टेक्सचुअल जो होता है वो नहीं, बल्कि कंसेप्चुअल जो होता है, जो ब्रॉड आइडियाज़ होते हैं उसके बारे में। दूसरा, मैंने वहाँ काफ़ी काम किया था कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इसलिए जो नेचुरल इंक्लिनेशन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे जाने का, कॉन्ट्रैक्ट पर। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए भी लोग कहते हैं कि वो एक फंडामेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है सोसाइटी का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो इसलिए जो पूरी थिंकिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में थी उसका सही जो इस्तेमाल है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कर सकते थे। तो इसलिए रुझान जो था वो क्रिमिनल लॉ की तरफ नहीं था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करना है तो क्रिमिनल लॉ भी कहीं ना कहीं करना ही पड़ता है। तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पे तो क्रिमिनल लॉ में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज आ जाते हैं। तो इसलिए फंडामेंटली कॉन्स्टिट्यूशनल ही फोकस था, जूरिस्प्रूडेंशियल फोकस था। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस का वक्तन व वक्तन इतना वो नहीं होता है, यूटिलाइजेशन लॉ में इतना नहीं होता है। जब कोई एक ऐसा जज आ जाता है जो ज़्यादा जूरिस्प्रूडेंशियल फिलोसॉफिकल हो तब उसका ज़्यादा मज़ा आता है। सलमान साहब, अगर वे बैक मतलब जब प्रैक्टिस आपने शुरू कर दी थी, अगर आपको याद हो पहला केस अपना जो आपने खुद लड़ा हो, रिलीफ मिली थी कि नहीं? अब रिलीफ का तो मुझे याद नहीं। पहला केस मुझे एक हमारे जो इंडिपेंडेंट आपने किया लोअर कोर्ट के एक वकील थे महाना साहब। अच्छा। बहुत वो असल में उनके जूनियर रहे थे डीपी सिंह के, तो वो ही मुझे कभी कभी, अब आप ये मान के चलिए कि जुमा 8 रोज़ नहीं हुए और आपको एक बहस करने के लिए, वो भी 30,000 में 30,000 में हम गए बहस करने के लिए गए। तो उसमें 2 मैटर्स थे। एक मैटर था जिसमें हमारे ऑपोजिट इंडिया टुडे का कोई केस था, कोई एम्प्लॉयमेंट का केस था या क्या था। तो उसमें जस्टिस सरीन आए थे, वो उस वक्त प्रैक्टिस कर रहे थे और वो उनकी तरफ से आए थे। और उनको तो ये मान के चलिए कि सबसे पहले केस में अगर मेरा सामना हुआ तो एक उस शख्स के साथ हुआ जो फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना। उसी ज़माने में एक PIL किया था जो स्कूल्स एजुकेशन के ताल्लुक़ रखता है, वो हाई कोर्ट में किया था। वो मैंने खुद उसकी बहस की थी और वो बड़ा इंटरेस्टिंग केस था क्योंकि उसमें मुझे अपोज किया था सबा साहब ने, वो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो 2 चीफ जस्टिस के सामने बहस मैं कर चुका था और दोनों में मुझे कामयाबी मिली थी। लेकिन जो एक्चुअल फर्स्ट केस था मेरा वो था वहीं पर 30,000 में था। और वो फर्स्ट केस था अबाउट एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का केस था, जिसमें समबडी जो था, कोई शख्स जो चपरासी था कहीं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में या कहीं, उसकी बेटी का मैटर था और हांगकांग में था हस्बैंड जिसे हमें सर्व करना था और सर्व करने के बाद जिसके अगेंस्ट हमको यहाँ जजमेंट चाहिए था। और बेटी की शादी इंग्लैंड में फिर हो सकती थी, उस वजह से हमको किसी ना किसी तरह से कोर्ट के सामने आके ये दिखाना था कि वो आदमी सर्व हो गया है लेकिन नहीं आ रहा है हांगकांग से, तो हमको एक्स पार्टी इसमें डिवोर्स दे दीजिए। तो प्रो बोनो था कि फीस मिली थी उसमें? पहली में कुछ मिली थी, फीस मिली थी। दूसरा जो PIL था वो प्रो बोनो था। पहली में मुझे याद है कुछ फीस मिली थी और 200-400-500 रुपये जो भी 1000 रुपये जो मिलते हैं वो बहुत वैल्यूबल मानकर मैं घर ले गया था और मैंने
घर जाके घर के लोगों को दिखाया था कि मुझे ये मेरी पहली फीस मिली। तो सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कब किस साल में हुए, उसके बाद कुछ अगर बड़े मामलों के बारे में बीच में प्रैक्टिस से दूर रहा ना, इसलिए कि मैं लखनऊ भेज दिया गया, पीसीसी प्रेसिडेंट बना दिया गया, बीच में 2 दफ़ा मिनिस्टर रहा, तो वो मेरे लिए गैप्स आते रहे, गैप्स बहुत आते रहे प्रैक्टिस में, तो अनइंटरप्टेड मेरी प्रैक्टिस नहीं रही। लेकिन जहाँ जैसे ही मैं फारिग हुआ अपनी असाइनमेंट से, पॉलिटिकल असाइनमेंट से, मैं सीधा आ जाता था। मैं चेंबर वहाँ पर 11 नंबर चेंबर में, इम्तियाज़ का चेंबर है, उसी में आकर मैं बैठता था, वहीं से सब शुरुआत करी। और जस्टिस पुंछी ने, चीफ जस्टिस पुंछी ने मुझे सीनियर एडवोकेट बनाया था। और तो इसलिए इन अ सेंस आप अगर मान के चलें तो जो लोगों का जनरल लोगों का ट्रेजेक्ट्री होता है, जैसे कपिल सिब्बल वगैरह है, बिल्कुल, तो वो सीनियर्स बन के बहुत दिन प्रैक्टिस की, उसके बाद पॉलिटिक्स में आए। मैं बीच में पॉलिटिक्स में आकर और पॉलिटिक्स में जाता था, फिर लौट कर आता था। तो वो पीरियड जो गैप हो जाता था, वो कहीं ना कहीं दोबारा से आपको करने में, पिकअप करने में तो वक्त लगता है ना। लेकिन फॉर्चुनेटली जैसे अब की दफ़ा जब मैं वापस आया तो मैं ये सोचता था कि इतना वक्त हो गया है, अब वापस जाऊंगा तो कहाँ मुझे कोई मौका मिलेगा प्रैक्टिस करने का, एक्सेट्रा। और लोग मुझे कहते थे, यंगस्टर्स कहते थे कि आप परेशान मत होइए, यू डोंट हैव टू वरी, और कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपको सपोर्ट मिलेगी बाहर से। और एक्चुअली ऐसा ही हुआ। और मुझे बहुत ज़्यादा जैसे लोगों को करना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस क्रिएट करने के लिए, शाम दाम भेद सभी कुछ लोग करते हैं और करना पड़ता है। फॉर्चुनेटली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप केसेस आते जाते थे, बस हो गया। जितना हो सकता है, संभव है, प्रोफाइल जितना अपना बना के रखना है, उतने केसेस आते गए और मुझे कोई शिकायत नहीं। सलमान साहब, कुछ मैं चाहूँगा अगर कुछ केसेस के बारे में आप रिकॉल कर लें, कुछ बेहतर जिनके कुछ ऐसा सेटअप हुआ जो एक बेहतर लैंडमार्क केसेस बने, एक बेहतर ऐसे केसेस हुए जिनका एक फ्यूचर बड़ा बेहतर था, बाद में लोगों ने इस पे किया। क्या ऐसे कुछ केसेस आप कुछ बता पाएंगे? अब केसेस तो बहुत हुए हैं इस किस्म के केसेस जिसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस हैं, एक बड़ा फेमस केस था वहाँ से आंध्र प्रदेश से और तमिलनाडु से एक एक्टर का केस था। वो बहुत जल्दी मेरी लाइफ में वो केस जस्टिस भगवती वगैरह के सामने बहस करने का मौका मिला। शीला बारसे के केसेस आते थे, वो उस वक्त ये इशू था इनका, जो डेटी न्यूज़ हैं उनके लिए और जो लोग जेल में हैं उनके लिए, उनके राइट्स पर बहस करने का मौका मिला। और एक केस था जिसमें मुझे रिलीफ कुछ नहीं मिली, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बहस की। उस वक्त टेलीविज़न की मोनोपोली जो थी वो दूरदर्शन की थी, और रेडियो की मोनोपोली जो थी वो AIR की थी। तो बाहर तो कोई प्राइवेट सेक्टर का तो कोई शख्स आ नहीं सकता था मीडिया में। तो वो हमने चीफ जस्टिस पाठक के सामने बहस की थी। वो अभी भी है, छोटा सा रिपोर्टेड ऑर्डर है, लेकिन वो दैट वाज समथिंग अहेड ऑफ टाइम, कि अभी लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये मुमकिन है, ना कोर्ट ने सोचा था। उसके बाद तो फिर आप आज देख रहे हैं, आप भी यहाँ बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, और कितनी प्राइवेट सेक्टर की जो मीडिया की जो चैनल्स हैं वो कितने हो गए। एक इंटरेस्टिंग केस था, अभ्यंकर मर्डर केस है, वो वहाँ से आया था, पुणे से आया था। मैं बाहर कोर्ट में खड़ा था, एक औरत ने आके कहा कि आप मेरे बेटे के लिए केस लड़ दीजिए, और डेथ सेंटेंस का केस था। और मैंने ये कहा कि भाई सब लोग बहस कर चुके हैं, मैं नई बहस क्या कर सकता हूँ। कहा नहीं, आप कुछ भी कर दीजिए। तो उसमें मैंने बहस की थी, और मैंने उसमें भी चीफ जस्टिस पाठक थे, तो उसमें मैंने इंटरेस्टिंग बात ये कही थी। मैंने ये कहा था कि डेथ सेंटेंस जो है उस वक्त
बच्चन सिंह की वजह से जी, जी। ये था कि रेयरेस्ट और रेयर केस में आपको डेथ सेंटेंस देनी, मैं उसको चैलेंज किया और मैंने ये कहा कि रेयरेस्ट और रेयर केस तो भूल जाइए, आप इसको फंडामेंटली देखिए कि ये अनजस्टिफाइड है और ये अनजस्टिफाइड क्यों है इसकी बहस मैंने उनको पूरी बताई और मैंने कहा कि ये जो डेथ सेंटेंस आप अपहोल्ड कर चुके हैं उसको टेस्ट करते हैं फिलोसॉफिकली टेस्ट करें तो आपको ये बात ये आपको साबित हो जाएगी कि आपको नहीं करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मैं साबित करता हूँ ये कहकर कि किसी को मारने के बजाय, किसी को एग्जीक्यूट करने के बजाय आप सिर्फ सर्जिकली उसकी आंखें रिमूव कर लीजिए। तो बहुत सारे लोगों ने बड़ा शौक एक्सप्रेस किया कि आप तो बिल्कुल वो भागलपुर ब्लाइंडिंग्स वाली बात को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस की लॉयर होते हुए आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि आंखें निकाल लें, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा प्रोपोजिशन टेस्ट करिए कि अगर आप आंखें निकालते हैं तो आप 5 सेंसेस जो होती हैं इंसान की, उसमें से 4 सेंसेस आप छोड़ देंगे, एक ही सेंस ले लेंगे, सेंस ऑफ साइट ले लेंगे और इसको आप सर्जिकली रिमूव करके वापस सोसाइटी को दे सकते हैं। कोई अंधा है, उस अंधे को आप विजन दे सकते हैं। तो किसी ने किसी की जान ली है, वो रिटर्न में अपनी जान दे तो उससे किसी का फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी आइज़ दे दे, कॉर्निया दे दे तो किसी को देखने को मिल जाएगा। और इसके बावजूद आप इस बात पर शॉक्ड हैं। तो इस बात पे आप शॉक्ड हैं कि एक सेंस ले ली है और उससे भी कुछ फ़ायदा होगा सोसाइटी का, लेकिन 4 सेंसेस क्या पूरी 5 सेंसेस आप लेते हैं तो आप शॉक नहीं होते हैं, एक सेंस लेने पर शॉक हो रहे हैं। तो इसका मतलब कितना अनवायबल है जस्टिफिकेशन जो आपने दिया है। क्या कोर्ट ने व्यू लिया था? कोर्ट ने व्यू ये लिया था, उन्होंने इसको रिप्रोड्यूस किया और फिर कोर्ट का व्यू लिया कि ये हम नहीं कर सकते हैं, इसके लिए लेजिस्लेशन की आवश्यकता करते हैं। डेफिनेटली क्वाइट ऑफन कोर्ट ऐसी बात कहती है, लेकिन वो लेजिस्लेशन तो तब होगा जब एक सेंस लेने की बात होगी। अगर ये जस्टिफाइड था, आर्ग्यूमेंट जस्टिफाइड था, तो उन्हें डेथ सेंटेंस को ख़त्म करना था। और आज के दिन तक, तब से लेकर आज के दिन तक डेथ सेंटेंस है बरकरार, जिंदा है। लेकिन हम और मैं और बहुत सारे लोग जो मुझसे अग्री करते हैं, डेथ सेंटेंस को अपोज करते हैं। दुनिया भर में लोग अपोज करते हैं, अमेरिका को छोड़कर, चाइना को छोड़कर, सऊदी को छोड़कर, सब जगह डेथ सेंटेंस ख़त्म हो चुकी है और होपफुली वन डे हमारे मुल्क में भी होगी। इसके साथ ही अब मैं थोड़ा सा आपको बार की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि आप तो एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, तो कभी बार के साथ कोई जुड़ाव रहा आपका? नहीं, मैंने देखिए मैंने इलेक्शंस लड़े तो पॉलिटिक्स में लड़े। मुझे ऐसा लगा कि बार में हम रहें तो हम सीरियसली रहें। मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलेक्शन नहीं लड़े। स्टूडेंट रहे तो जो स्टूडेंट्स करते हैं उसको मैंने संजीदगी के साथ तो सीरियसली नहीं किया। पढ़ाई की और स्पोर्ट्स की और कल्चरल एक्टिविटीज़ की, लेकिन इलेक्शंस नहीं लड़े। एक दफ़ा मजबूर होकर सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने इलेक्शन लड़ा था, क्योंकि जिसको मैं लड़ा रहा था वो बैठ गया तो मुझे लड़ना पड़ा था। लेकिन वैसे मैंने स्टूडेंट लाइफ में इलेक्शन नहीं लड़े। इसी को मैंने बार में बरकरार रखा कि बार में लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहिए और बार में डेमोक्रेसी है। लेकिन मैं बार में आया हूँ एक सीरियस काम करने के लिए, और वो सीरियस काम ये है कि मुझे प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और अगर आप बार की पॉलिटिक्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ता है। तो इसलिए मैं वहाँ से दूर रहा हूँ। लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत अच्छे लोग लड़े हैं और उनको मैंने सपोर्ट किया है, लेकिन मैंने कभी बार की पॉलिटिक्स नहीं की। सलमान साहब, अब मैं थोड़ा सा बेंच की तरफ आपको ले जाऊँगा। आपका भी करीब 4 दशक सुप्रीम कोर्ट को देखते हुए हो गया। कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे जजमेंट्स जो कुछ जजेस का आप पर विशेष प्रभाव पड़ा, उनके जजमेंट्स का विशेष प्रभाव पड़ा है, क्या कुछ ऐसे जजेस के बारे में आप बात करना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए ज़िंदगी में मोस्ट आउटस्टैंडिंग जज, और जिसको मैं पर्सनली भी कोशिश करके, जब मैं ऑक्सफोर्ड में था तो कोशिश करके मैंने उनसे कुछ एक राब्ता कायम किया था कि उनकी जजमेंट्स मैं मंगाता था, उनकी जजमेंट्स के बारे में कमेंट करता था। और वो TPS चावला थे, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। मैं ये मानता हूँ कि
गिने चुने जजेस इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी एंड ओवरऑल इंटेग्रिटी और क्वालिटी और अलूफनेस और उनका जो एजुकेशन की एबिलिटी थी, वो इन सब चीज़ों को अगर देखें तो मैं समझता हूँ कि टीपीएस चावला वाज सर्टनली आउटस्टैंडिंग जज। मैं कृष्णा आयर को बहुत अच्छी तरह जानता था। कृष्णा आयर के साथ उनकी रिटायरमेंट के बाद 50वीं दफ़ा मुलाकात हुई। जब मैं लॉ मिनिस्टर बना तो उन्होंने बहुत अच्छी चिट्ठी मुझे लिखी थी। और फिर उनके पासिंग अवे से पहले मैं उनके घर भी गया था और एक लेक्चर में मैं गया था तमिलनाडु में, तो वो स्पेशली मेरे लेक्चर में आकर बैठे थे एंड आई वाज वेरी वेरी ऑनर्ड कि ऐसा कुछ मुमकिन है। तो वो चीफ जस्टिस भगवती आउटस्टैंडिंग, अगेन एन आउटस्टैंडिंग जज, और बहुत सारे अच्छे यूनिक जजेस के बारे में सुना है जिनके सामने कभी खड़े होकर बहस करने का मौका नहीं मिला। लेकिन उस ज़माने में जस्टिस कर्बी ऑस्ट्रेलिया के आया करते थे, उनका बहुत अच्छा रिश्ता था हिंदुस्तान की जजेस के साथ जी। और उनसे कई दफ़ा मुलाकात करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ उनसे मुझे इंस्पिरेशन मिला एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव। तो ये लोग हैं कुछ जो नाम याद आते हैं जी, जी। और फिर इंग्लैंड में तो भाई लॉर्ड डेनिंग के बराबर या लॉर्ड डेनिंग जैसा ना कभी देखा है, ना मुझे लगता है कभी देखने को मिलेगा। कोई मिलेगा। सलमान साहब, अब चूँकि आपका भी एक बड़ा अनुभव है, बतौर लॉ मिनिस्टर भी है, आप जानते हैं उस भारत की उस न्याय प्रणाली के बारे में और बहुत करीबी से आपने देखा भी है क्योंकि आप प्रैक्टिस में भी लगातार बने हुए हैं। आपको दो प्रमुख, अगर मैं आपसे समस्याओं के बारे में जानना चाहूँ, आपको क्या लगता है जो दो ऐसी मेजर चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करना इस पूरी मैं आपको ये कहूँ तो आपको बड़ा अजीब लगेगा जी। और वो ये है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैंने बार बार इस बात को कहा है और इसका अल्टीमेट कोई सलूशन है कि नहीं अभी बज़ाहिर वो कहना मुश्किल है। चिदम्बरम साहब ने अभी इसी हफ्ते ट्वीट किया है और उन्होंने भी ऐसी कोई बात थोड़ी सी सजेस्ट की है, लेकिन कहने को मैं ये मानता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। कोई 2 जजेस हैं, कहीं 3 जजेस हैं, कहीं 5 जजेस हैं, कहीं 7 जजेस हैं। तो एक ऐसा कोर्ट कहाँ है जो एक फाइनल बात कहे और वो फाइनल रहे। 5 को 7 रिवर्स कर देते हैं, 7 को 9 रिवर्स कर देते हैं, 9 को 11 रिवर्स कर देते हैं। तो 13 15 तक बात जा सकती है जी। और जो रोज़मर्रा जजमेंट्स होते हैं वो तो 2 जजेस के होते हैं। अब जब 2 जजेस कोई फैसला करते हैं तो उस वक्त 30 और जजेस बैठे हुए हैं, उनके बारे में कौन जानता है। तो डेथ सेंटेंस, कितने लोगों ने कहा है कि डेथ सेंटेंस एक वैलिड सेंटेंस हमारे मुल्क में है, और जिन्होंने कहा है वो सब रिटायर हो गए। तो आज जो जजेस हैं सारे के सारे, उनका व्यू डेथ सेंटेंस के बारे में क्या है हम नहीं जानते हैं। और फिर कोई 2 बैठेंगे, फिर वो कुछ कहेंगे, फिर वो रेफ़र करेंगे एक्सेट्रा। कोर्ट होता है जैसे इंग्लैंड में है, जैसे अमेरिका में है, जैसे और मुल्कों में है कि एक सॉलिड 9 जजेस का कोर्ट होता है और वो एक फाइनल डिसीजन सुनाता है और वो कई जनरेशन्स तक नहीं बदलता है। अब कुछ लोगों की राय ये भी होगी कि जो चीज़ कई जनरेशन्स तक नहीं बदले वो बदलना चाहिए। आज के ज़माने में नेसेसरली अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक बात। तो जो चीज़ हर 6 महीने बाद बदल जाए वो आज के ज़माने में कैसे अच्छी चीज़ है कि सबरीमाला का जजमेंट 5 ने दिया, अब हमको 7 या 9 कहेंगे, बताएंगे कि वो सही था कि गलत था। तो ये एक बड़ा यूनिक मसला हमारे मुल्क में है। इसका क्या इलाज है, इसका क्या समाधान है, उस पर थोड़ा गौर से सोचने की ज़रूरत है। तो आपने अपने कार्यकाल के दौरान इस तरह की कोई विमर्श उस समय बात करी बहुत लोगों से बात हुई। उस वक्त बहुत अच्छे लोग थे जिनसे हमारा एक्सचेंज हुआ। उसमें जस्टिस रविंद्रन थे उस वक्त कुछ यंगर जजेस थे, दिल्ली हाई कोर्ट के जजेस थे जिनसे बात की। तो एक पहलू पर किसी न किसी ने कुछ ना कुछ
सुझाव दिए, किसी ने डिजिटलाइजेशन पे दिए, किसी ने अपेलेट सिस्टम पे दिए, किसी ने जजेस के अपॉइंटमेंट पे दिए। अक्सर लोग उसी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और किसी ने एज पे दिए कि वो 65 की जगह 67 कर दीजिए। किसी ने ये कहा कि हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की एज एक ही होनी चाहिए ताकि लोग वहाँ से यहाँ आने की कोशिश में ना जुटे रहें एक्सेट्रा। लेकिन वो सब इनकम्प्लीट इन प्रोसेस चीज़ें रह गई। और जो बेसिक फंडामेंटल बात थी कि एक सिंगल कोर्ट, जो आज चिदम्बरम साहब ने फिर कही है कि एक सिंगल कोर्ट 7 जजेस का 9 जजेस का हो, जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स टेकअप करे और कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन दे। तो लेकिन वो हमारे मुल्क में इतनी तादाद है, इतनी वॉल्यूम्स हैं जजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के, तो क्या उसमें ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर फिजिबल हो पाएगा, फिजिबल होगा कि नहीं होगा, वो एक मेजर क्वेश्चन है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जजेस को थोड़ा सा लंबा टेन्योर मिलना चाहिए। 2-2, 3-3 साल के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो सेंसलेस बात है। जजेस का टेन्योर लंबा होना चाहिए, चाहे उनको ज़्यादा हाई उम्र तक रखें, कोर्ट में रखें, या उनको जल्दी कोर्ट को लेके आएँ। लेकिन 10 साल से कम एक जज कोर्ट में रहे तो मैं मानता हूं कि वो उसको मोल्ड नहीं कर सकता, जस्टिस नहीं होगा। और सिमिलरली चीफ जस्टिस 1-1 साल के लिए रहते हैं तो वो कहाँ मोल्ड कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। सर बहुत अच्छा लगा ये इस दौरान। सर मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो एक पॉलिटिशियन भी रहे, क्या आपको लगता है कि शायद वकील ही रहते या शायद ही पॉलिटिक्स में रहते? अब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ पॉलिटिक्स में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ अदालत में रहते हैं, लॉ में रहते हैं। मसला सिर्फ इसका नहीं है, मसला इसका है कि लॉ में रहते हुए पॉलिटिक्स लॉ में नहीं लानी चाहिए, और पॉलिटिक्स में रहते हुए लॉ को वहाँ घुसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पॉलिटिक्स और लॉ 2 अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर दोनों के बारे में किसी को एक्सपीरियंस और इन्फॉर्म्ड इंसान हो तो दोनों में अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अपने को सेग्रीगेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आप पॉलिटिक्स में लॉ ले आएँ तो पॉलिटिक्स बिगड़ती नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन लॉ में आप पॉलिटिक्स ले आए वो ज़्यादा आप लॉ को बिगाड़ देते हैं। यंग बडिंग लॉयर्स जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए आपका अनुभव क्या रहेगा सर? देखिए, अनुभव ये है, इससे बेहतर मैं अभी भी इतने दिनों बाद, इतनी प्रैक्टिस के बाद उसमें दोनों चीज़ें हैं, सक्सेस भी है, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हैं। लेकिन इससे बेहतर और इससे नोबल मैं मानता हूँ कोई प्रोफेशन है नहीं जो गाइड कर सकता है इंसान के माइंड को। और हमको सोसाइटी को क्रिएटिविटी के साथ और रैशनैलिटी के साथ सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, डेवलप करने में, प्रॉस्परस बनाने में और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। और आई बिलीव कि ये ह्यूमैनिटी को एक बड़ी मेजर सर्विस है, और इसलिए यंगस्टर्स इसमें आ रहे हैं, और अब बहुत अच्छे यंगस्टर्स इसमें आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके लिए हम लोग सब यही प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि वो लोग कामयाब हों। और एटिकेट, इंटेग्रिटी, एथिक्स, हार्ड वर्क, इन 4 चीज़ों को अपने साथ रखिए, लॉ विल बी वेरी रिवॉर्डिंग। एक अब लास्ट और बहुत व्यक्तिगत क्वेश्चन, सलमान साहब अपने आप को फिट कैसे रखते हैं? मैं नहीं समझता हूँ मैं अपने आप को फिट रखता हूँ। दुनिया मुझे फिट रखती है, भगाती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। पॉलिटिक्स फिट रखती है, लेकिन मैंने सुना है लॉयर्स सोते नहीं हैं। लॉयर्स सोते नहीं, मैं खूब सोता हूँ, लेकिन चलती हुई गाड़ी में सोता हूँ। और यहाँ पर लॉ और पॉलिटिक्स को कंबाइन करने में मुझे मेरे ख्याल से काफ़ी मदद मिली है। पॉलिटिक्स बड़ी हार्ड होती है बॉडी पर और बॉडी और सोल पर, और इसलिए जो पॉलिटिक्स बर्दाश्त कर लेता है वो जो इसका जो स्ट्रेस है, लॉ का जो स्ट्रेस है, वो बड़ी आसानी से बर्दाश्त कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। लीगल लीजेंड में हम उन्हीं एडवोकेट्स के बारे में बात करते हैं जिन्होंने करीब
3 दशक, 4 दशक, 5 दशक का अनुभव लिया हुआ है और उन अनुभवों से आपको बहुत कुछ सीखने जानने को मिलता है। लीगल लीजेंड के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त। और लगातार हम आपको लीगल लीजेंड के माध्यम से तमाम देश के बड़े एडवोकेट से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।